Hello everyone, welcome to the lecture series of Public Administration for IAS Mains UGC Net JRF। तो आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन एंड इसमें हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये भी आपका चैप्टर 1 के अंदर जो है पब्लिक एयर इंट्रोडक्शन इसके अंदर कवर होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन जो है वो 2017 में पूछा है, 17 के बाद जो है क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर सीरीज का मेन पर्पस ये है कि हम इसमें मेनली जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2023 तक का, क्योंकि 23 में भी लेटेस्ट मेंस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में 2024 पे होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक के बाद क्वेश्चन आपसे एड्रेस हो जाएगा। ओके, सो इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न एरा। ओके, तो आप जानते हो कि विल्सन का जो वर्क है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, जो 1887 में पब्लिश हुआ था इन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। तो यहाँ से शुरुआत होती है पब्लिक एड की। पब्लिक एड ग्रोज इन टर्म्स ऑफ टूल्स, टेक्निक, मेथड एंड वोकेबलरी, और नंबर ऑफ थ्योरिस्ट एंड थिंकर्स प्रोवाइडेड नंबर ऑफ डिफरेंट व्यूज इन इवोल्यूशनरी फेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी कि बहुत सारे व्यूज हैं इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एड के बारे में, लेकिन मेनली दो जो व्यू है वो एक्सेप्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है। तो फर्स्ट तो है आपका फ्रेडरिक्सन, दूसरा कौन है? निकोलस हेनरी। सो जो नोटेबल स्कॉलर्स है जिसके व्यूज को हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं वो है निकोलस हेनरी, रॉबर्ट टी गोलेबेवस्की और फ्रेडरिक्सन। तो मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे निकोलस हेनरी के बारे में और रॉबर्ट टी गोलेबेवस्की के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी दोनों पार्ट से आता है। ठीक है, सो रॉबर्ट टी गोलेबेवस्की इन्होंने प्रोपोगेट किया कि पीए एज एन एकेडमिक फील्ड हैज डेवलप्ड थ्रू सक्सेशन ऑफ 5 ओवरलैपिंग पैराडाइम। ठीक है, तो रॉबर्ट टी गोलेबेवस्की बताते हैं कि 5 पैराडाइम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये पैराडाइम को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लोकस एंड फोकस। अब यहाँ पे ये टर्म टेक्निकल टर्म है, इसको समझने की जरूरत है कि लोकस और फोकस का मतलब क्या होता है। ओके, तो लोकस का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल वेयर ऑफ द फील्ड, और फोकस का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड व्हाट ऑफ द फील्ड। अब इसमें डिफरेंस क्या है, आपको कुछ बस थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया बताइए। ठीक है, तो देखिए लोकस का मतलब होता है, लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल वेयर। तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि लोकस का मतलब है प्रोफेशन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पब्लिक एड एज अ प्रोफेशन। ओके, तो यदि पब्लिक एड एज अ प्रोफेशन की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी क्या है आपका? पब्लिक एड एज अ प्रोफेशन है। सो ब्यूरोक्रेसी इज एग्जांपल ऑफ लोकस। ओके, व्हाट अबाउट फोकस? तो फोकस मतलब स्पेशलाइज्ड व्हाट ऑफ द फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फील्ड के पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड एरिया को हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो फोकस का मतलब होता है एकेडमिक पर्सपेक्टिव। एकेडमिक पर्सपेक्टिव मतलब ये होता है कि एज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी दैट इज कॉल्ड फोकस। क्लियर है? तो आई थिंक लोकस और फोकस पे आपको समझ में आ गया होगा। तो लोकस सिंपली क्या होता है? प्रैक्टिस होता है। फोकस क्या होता है? फोकस आपका एकेडमिक होता है। ठीक है, एकेडमिया होता है। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर क्या है? आईआईपीए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईआईपीए। तो आईआईपीए इज एकेडमिया। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पब्लिक एड के नॉलेज को इम्पार्ट करवाया जाता है, नॉलेज को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इस पे ये पब्लिक एड पे क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। ओके, तो आईआईपीए इज एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइज्ड एरिया, मतलब फोकस। वाइल प्रोफेशन जैसे ब्यूरोक्रेसी एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल वेयर। तो हम लोग यहाँ पे मेनली दो थिंकर के बारे में बात करेंगे। वैसे 3 थिंकर है, रॉबर्ट टी गोलेबेवस्की, फ्रेडरिक्सन और निकोलस हेनरी। ओके, सो देयर आर 5 पैराडाइम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला जो पैराडाइम मतलब फेज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो फेज है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल डाइकोटोमी, और इस फेज का जो टाइमलाइन है दैट इज 1900 टू 1926। ये इसका पहले फेज का टाइमलाइन है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका टाइमलाइन है 1927 टू 37। थर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, ये है 1950 टू 1970। और फोर्थ है पब्लिक एंड एज मैनेजमेंट, ये है 56 टू 1970। तो देखो ये दोनों इन दोनों में कन्वर्जेंस है। ठीक है, पैराडाइम थर्ड और फोर्थ में कन्वर्जेंस है कि ये 1950 टू 1970 है, और ये कितना 1956 टू 1970, दोनों में क्या है? कन्वर्जेंस है। और पब्लिक एड 1970 ऑनवर्ड, मतलब टिल टुडे। ओके, तो ये जो 5 पैराडाइम है दे वर बोरोड बाय निकोलस हेनरी। तो निकोलस हेनरी ने क्या किया? इस 5 पैराडाइम को बोरो किया। ठीक है, सो दिस पैराडाइम हैज बीन बोरोड बाय निकोलस हेनरी। क्लियर है? सो दिस प्रोवाइडेड इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एड बेस्ड ऑन लोकस एंड फोकस। तो लोकस फोकस क्या आपको समझ में आ गया? ओके, नाउ हमें पढ़ना है पब्लिक एड इवोल्यूशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। ओके, सो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के आधार पे पब्लिक एड को हम 6 फेज में डिवाइड करते हैं। ओके,
तो पहला क्या है, पहला है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स एक अलग डोमेन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग डोमेन है। तो इसकी शुरुआत होती है वुडरो विल्सन के एसे से, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे वुडरो विल्सन क्या कहते हैं, वुडरो विल्सन कहते हैं कि पॉलिटिक्स डाइकोटमी का मतलब पॉलिटिक्स एक अलग डोमेन है जो फिलोसॉफिकल पार्ट की बात करता है, स्टेट की बात करता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो एस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट इन एक्शन की बात करता है। और ये फेज है आपका, शुरुआत होता है 1887 जहाँ से 1887 जहाँ से क्या हुआ था, जब पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली के अंदर द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसे को पब्लिश किया गया था टू 1926। सेकेंड फेज है सर्च फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ऐसा प्रिंसिपल, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर जो भी हो, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, दोनों पे क्या हो, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो आपने पढ़ा था हेनरी फायोल के बारे में, गुलिकन उर्विक के बारे में, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये क्या कहते हैं, कौन सी थ्योरी थी गुलिक उर्विक और हेनरी फायोल की? पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब क्या था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, POSD होता है, ठीक है, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, पोस्ट कॉर्ब, CO और कोऑर्डिनेटिंग, ये 7 प्रिंसिपल होते हैं। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये फेज है आपका 1927 टू 1937। थर्ड है ह्यूमनिस्टिक चैलेंज, तो ये है 1938 टू 1947। तो ह्यूमनिस्टिक चैलेंज का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल अप्रोच में क्या होता है, यूनिवर्सल अप्रोच या जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी है, ये पब्लिक एड का क्लासिकल एरा है। क्लासिकल मतलब ट्रेडिशनल एरा है, ठीक है। तो ये जो क्लासिकल एरा है फेज 1 और फेज 2, इसमें हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन एस्पेक्ट है उसके ऊपर फोकस हम नहीं करते। यानी वहाँ पे मान लेते हैं कि मैन एक मशीन है और क्या कहते हैं, मशीन है, सो मैन शुड वर्क लाइक मशीन। मतलब मैन का जो है ह्यूमन नीड नहीं होता है, साइकोलॉजिकल नीड नहीं होता है। ओके, लेकिन बाद में क्या हो, ह्यूमनिस्टिक चैलेंज के अंदर इसी चीज़ पे फोकस किया गया कि भाई हमें हमें क्या करना है, बिहेवियरल स्टडी करना है। ह्यूमन का जो साइकोलॉजिकल नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है, ठीक है, ह्यूमन नीड है, ओके, सोशल नीड है, इस नीड के ऊपर हमें फोकस करना है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक चैलेंज। तो ये है आपका 1938 टू 1947। फोर्थ फेज है फोकस ऑन इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज। इसका मतलब ये हुआ कि इंटर डिसिप्लिनरी मतलब पब्लिक एड इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, दैट इज द फेज ऑफ 1948 टू 1970। नेक्स्ट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जस्ट रिवर्स है, ठीक है। ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है और इसका जो टाइमलाइन है 1970 टू 1980। इसकी शुरुआत होती है 1968 में बाई मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 दैट वाज हेल्ड एट मिनोब्रुक। ओके, एंड इट वाज मतलब इसके जो प्रेसिडेंट है वो होते हैं वाल्डो, ठीक है। फिर पैराडाइम शिफ्ट, ये आपको स्टार्ट होता है 1980 ऑनवर्ड। तो इस समय से गवर्नेंस फेज आ जाता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका पहला फेज क्या है, पहला फेज है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वुडरो विल्सन ने एक एसे लिखा था, एसे का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और ये एसे जो है ये बात करता है किसके बारे में, ये बात करता है कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डाइकोटोमस। डाइकोटोमस का मतलब दोनों के अलग अलग फील्ड है। ओके, सो क्लियर है। तो विल्सन वाज अमंग्स अर्लीस्ट थिंकर जो आउटलाइन किया कॉन्सेप्ट ऑफ PA को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन। तो विल्सन का जो सेमिनल कंट्रीब्यूशन है वो क्या है आपका, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट वाज पब्लिश्ड इन पब्लिक पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, इट इज अ काइंड ऑफ मैगजीन in 1887, and this essay laid the foundation of systematic study of public administration. Okay, so वुडरो विल्सन ने आउटलाइन किया कि PA एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, मतलब कि एक अलग फील्ड ऑफ स्टडी है। उन्होंने एम्फेसाइज किया नीड फॉर कंटिन्यूड स्टडी एंड रिसर्च इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो विल्सन कंसिडर पब्लिक एड एक डिटेल्ड और सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ है, ठीक है, क्लियर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है जिसको साइंटिफिकली स्टडी करने की जरूरत है। ऐसा किसने प्रोपोगेट किया था, ऐसा प्रोपोगेट किया था वुडरो विल्सन ने। ओके, विल्सोनियन डाइकोटोमी। तो विल्सन कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक अलग डोमेन है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक अलग डोमेन है, क्लियर है। सो डाइकोटोमी, ओके, सो द डाइकोटोमी बिटवीन पब्लिक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज फर्स्ट मोटेड, मतलब दिस आइडिया वाज फर्स्ट गिवन बाय वुडरो विल्सन। तो विल्सन कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स आर बोथ सेपरेट डोमेन। ओके, और फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फील्ड ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि सॉरी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिजनेस है। बिजनेस का मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब वहाँ पे इकोनॉमी एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करना है आपको। सो इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स से आपको आपको अलग कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को। सो एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रिमूव फ्रॉम हरी एंड स्ट्राइप ऑफ पॉलिटिक्स। एडमिनिस्ट्रेशन लाइज आउटसाइड द प्रॉपर स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स से उसको बिल्कुल अलग होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन जो पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इट वाज एक्सेप्टेड एंड सपोर्टेड बाय फ्रैंक जे गुडनर। तो विल्सन का जो व्यू है, इसको दो थिंकर्स हैं, इनका पहला का नाम है
फ्रैंक जे गुडनाउ, ठीक है, और सेकंड का नाम है एल डी वाइट, ठीक है, सॉरी, ओके, लियोनार्डो डी वाइट, एल डी वाइट। तो इन दोनों के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो गुडनाउ एक पब्लिश करते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं, उसका नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, ये पब्लिश होता है 1900 में। और गुडनाउ का जो ये एसे है उसमें जो 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 विल्सन का जो स्टैंड है उसको फर्दर सपोर्ट किया जाता है, ओके। सो इट वाज बोल्डली आर्ग्यूड दैट पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये दोनों क्या गवर्नमेंट का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा ही मतलब ये गुडनाउ जो कि एक्सेप्ट करते हैं, तो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स हैज टू डू विद पॉलिसीज एंड एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ ए स्टेट, यानी कि पॉलिटिक्स का मेन काम क्या है कि पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, स्टेट के विल को एक्सप्रेस करना, ठीक है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, इसका काम है कि पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, फोर्स में लाना, ठीक है। तो गुडनाउ के अनुसार क्या है कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शनली इंस्टीट्यूशनली डिफरेंट, मतलब दोनों क्या है, फंक्शनली और इंस्टीट्यूशनली दोनों क्या है, अलग अलग डिस्टिंक्ट फील्ड है, अलग अलग फील्ड है, ओके। एल डी वाइट ने किताब लिखी थी, किताब का नाम था इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो देखो नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इट इज फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, दैट वाज रिटन बाय लियोनार्डो डी वाइट इन 1926 एडी, ओके। बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो ये जो बुक है ये रिफ्लेक्ट करता है थीम ऑफ दैट पीरियड, मतलब कि पॉलिटिकल डाइकोटोमी को ये फुल्ली सपोर्ट करता है ये बुक, ठीक है। और ये बुक हाईलाइट करता है कि इकोनॉमी और एफिशिएंसी शुड बी वॉच वर्ड ऑफ पब्लिक एड, मतलब पब्लिक एड का जो मेन मोटो है वो क्या है कि आपको फंक्शन शुड बी इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड पैराडाइम 1, नाउ पैराडाइम 2 केम, ठीक है। सो पैराडाइम 2 जो है दैट इज सर्च फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल 1927 टू 1937। अब इस पैराडाइम में बात ये हो रही है कि आप ऐसे प्रिंसिपल को सर्च करें, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहे पब्लिक का हो या प्राइवेट का हो, यानी कि संस्था सरकारी हो या निजी हो, ओके, तो सभी जगह क्या हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, दैट इज कॉल्ड सर्च फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ओके। सो दिस फेज इज आल्सो रेफर्ड एज प्रिंसिपल एरर, ओके। तो यहाँ पे जो फोकस है दैट इज फोकस ऑलमोस्ट ऑन एफिशिएंसी, मतलब अल्टीमेट फोकस कहाँ पे है, एफिशिएंसी के ऊपर आपका फोकस है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। सो द सेंट्रल थीम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस एरा इज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो इट मार्क बाय टेंडेंसी टू इवॉल्व अ वैल्यू फ्री साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, साइंस ऑफ, देखो वैल्यू फ्री का मतलब क्या होता है, ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर करना, और फैक्ट का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड फैक्ट, ओके। तो यहाँ पे बात क्या है कि जो प्रिंसिपल शुड बी वैल्यू फ्री, वैल्यू फ्री का मतलब क्या होगा कि हम ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर कर देंगे, ओके। सो द पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ पीए वाज वर्चुअली ड्रॉप्ड एट दिस स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पब्लिक एस्पेक्ट मतलब वेलफेयर एस्पेक्ट, क्लियर है, वैल्यू एस्पेक्ट ऑफ पीए इसको कंप्लीटली हम इग्नोर करेंगे और पब्लिक एड के प्रिंसिपल को हम साइंटिफिक लाइन पे डेवलप करेंगे, तो मतलब दैट शुड बी फैक्ट ओरिएंटेड, ओके। सो दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। ये ऑर्थोडॉक्सी हो गया ना कि हम क्या करें, वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज करें, हम ऐसा मानते हैं कि वैल्यू को एसर्ट करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होती है, ओके, जो कि बाद में प्रूव होता है कि गलत है ये, ओके, इन ह्यूमनिस्टिक चैलेंज। तो मेन पब्लिकेशन जो इस समय का है वो इस तरह से है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये 1927 में पब्लिश हुआ था बाय विलियम बाई, क्रिएटिव एक्सपीरियंस बाय मैरी पार्कर फॉलेट, ओके। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट बाय हेनरी फयोल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय मोने एंड रिले, एंड पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय गुलिक एंड ओडवी। तो दिस पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन योर नेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड डायरेक्टली, ओके। नाउ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, तो इन्होंने बोला कि भाई रूल ऑफ थंब जो है दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल डाइकोटोमी, ठीक है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, दैट इज रिप्लेस्ड बाय साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोला कि जो रूल ऑफ थंब है, ओके, दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है, बिलीव दैट एज का ऐसा मानना था कि जो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज रिप्लेस्ड बाय रूल ऑफ थंब, दैट इज पॉलिटिकल डाइकोटोमी, क्लियर है। तो जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी है इस फेज का, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी ऑफ फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज का मतलब जो वुडरो विल्सन का, सॉरी क्या था, वुडरो विल्सन का व्यू था। सो पीए ऑफ फर्स्ट फेज दैट वाज बेस्ड ऑन लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, एंड पीए ऑफ सेकंड फेज दैट वाज बेस्ड ऑन साइंटिसिज्म, ओके। तो यहाँ पे अप्रोच क्या ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और यहाँ पे क्या है कि अप्रोच पब्लिक, मतलब जो पैराडाइम 1 का जो आपका ये है, मतलब क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिकल डाइकोटोमी है पीएडी, ओके, दैट इज बेस्ड ऑन लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मोर एंड लेस थ्योरेटिकल। जबकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी है दैट इज ऑफ सेकेंड फेज पैराडाइम 2, दैट इज मोर बेस्ड ऑन साइंटिसिज्म, ओके। So principle of public administration 1927, this book does not okay deals about will approach to public administration।
तो विलोबाव का ऐसा कहना था, ठीक है, कि टू अप्लाई टेक्निक ऑफ साइंस इन द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉब्लम है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, ओके, बाय अप्लाइंग टेक्निक्स ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या टेक्निक ऑफ साइंस। तो विलोबा वाज कंसर्न अबाउट डेवलपिंग अ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेंटरिंग ऑन सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। तो विलोबा क्या करना चाहते थे, एक साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी को डेवलप करना चाहते थे, ठीक है, जिसका मेन एम्फेसिस था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग डोमेन है, उस थ्योरी के आधार पे एक साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी डेवलप करना चाहते थे। तो हेनरी फॉयल ने डिफाइन किया कि देयर डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग 5 कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? तो कॉन्सेप्ट है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल। हमने कोड बनाया है 3 कॉप, ठीक है, कॉप मतलब पुलिस होता है, तो 3 कॉप। तो 3C से हो गया कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, और O से हो गया ऑर्गेनाइजिंग, P से प्लानिंग, ओके। तो हेनरी फॉयल ने डिफाइन किया एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग 5 कॉन्सेप्ट। तो गुलिक एंड उर्विक जो है उन्होंने 7 प्रिंसिपल दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प का मतलब क्या हुआ? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो कंक्लूजन ये है कि अब ईयर 1927 टू 1937 जिसको आप बोलते हो एरा ऑफ प्रिंसिपल एरा, ठीक है, दैट वेयर गोल्डन ईयर्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो नाउ फेज 3 द ह्यूमनिस्टिक चैलेंज, ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक चैलेंज का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू को हम इग्नोर कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक जो टर्म है वेलफेयर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ओके। और अल्टीमेट हमारा पर्पस क्या है? एफिशिएंसी बाय एनी मींस, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है? हॉथर्न एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, और हॉथर्न एक्सपेरिमेंट पे जो ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट है उसके ऊपर मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसी को बोलते हैं हॉथर्न एक्सपेरिमेंट। तो हॉथर्न एक्सपेरिमेंट वाज पायनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ओके। सो इट क्या कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है फेज 3। सो फेज 3 स्टार्ट फ्रॉम हॉथर्न एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच? तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ओके ओके सॉरी। तो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस ड्रॉज अटेंशन टू फॉर्मेशन एंड इफेक्ट ऑफ वर्क ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क ग्रुप होना चाहिए क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और इसके अलावा फोर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल सेटअप, मतलब कि फॉर्मल सेटअप के अंदर जो है इनफॉर्मल ग्रुप भी होना चाहिए। तो इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप जैसे हॉथर्न एक्सपेरिमेंट पे क्या था कि जब वर्कर काम करे तो वर्कर को काम के बीच में ब्रेक दिया जाता था। तो जब उनको ब्रेक दिया जाएगा तो आपस में क्या करेंगे? वो इंटरेक्ट करेंगे। जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो उनके अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, दैट विल फ्लश आउट। और जब वो फ्लश आउट होगा तो क्या होगा? वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल एस्पेक्ट, ओके। सो फोर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल एस्पेक्ट। इसके अलावा फेनोमेना ऑफ लीडरशिप, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। तो इन सब एस्पेक्ट की बात की गई, इन्हीं को बोलते हैं ह्यूमन एस्पेक्ट। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इट पुट लिमिटेशन ऑन, ठीक है, लिमिटेशन ऑन मशीन कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये क्या मशीन कॉन्सेप्ट की बात करता है, तो इसके ऊपर ये लिमिटेशन लगाता है HRA अप्रोच। इसके अलावा ये आपका अटेंशन, इट ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एट वर्क प्लेस, ठीक है, और वर्क सिचुएशन, ओके। पैराडाइम फॉर बिहेवियरलिज्म। तो जो बिहेवियरलिज्म है, ठीक है, बिहेवियरलिज्म को क्या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का थोड़ा सा एडवांस स्टेज है, ठीक है। तो बिहेवियरलिज्म स्टार्ट विद द फेमस हॉथर्न एक्सपेरिमेंट और ह्यूमन रिलेशन movement of 1930, okay, but it was later developed by two thinkers Chester Bernard and Herbert Simon, and their work are called behavioralism या behavioral studies, ठीक है। तो चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन के वर्क को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं behavioralism, okay। what is behavioral studies? So a study of human behavior through interdisciplinary approach drawing knowledge from anthropology, anthropology मतलब human science, sociology यानी social science, एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस रिलेटेड टू योर मतलब न्यूरॉन, न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर, ओके। तो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, ठीक है, थ्रू थ्रू एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल स्टडीज। सो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इट इज वर्क ऑफ चेस्टर आई बर्नार्ड, ओके। चेस्टर आई बर्नार्ड जो मैंने बताया था कि बिहेवियरल अप्रोच जो है इसमें 2 थिंकर है, चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन। तो जो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव है जिसको 1938 में पब्लिश किया गया था, इट इज वर्क ऑफ चेस्टर आई बर्नार्ड, ठीक है। तो बर्नार्ड का जो अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स को बोलते हैं बिहेवियरलिज्म, और इन्होंने बोला कि हमें फोकस करना चाहिए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो वर्क है, ठीक है, मतलब फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये दिस वर्क इज आउटकम ऑफ ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ चेस्टर आई बर्नार्ड इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी, ओके। इसके अलावा इनका जो इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में या फील्ड ऑफ नॉलेज में, ठीक है, तो इसके आधार पे इस वर्क को लिखा गया, इस वर्क को पब्लिश किया गया। तो आप कह सकते हो कि पैराडाइम 4 जो है, ठीक है, इट इज फेमस फ्रॉम
फॉर टू इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बाय हर्बर्ट साइमन 1947। सेकंड है साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स बाय रॉबर्ट डहल। सो फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन। ओके, साइमन। सो हर्बर्ट साइमन का जो ये आपका डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, ठीक है, इट इज ब्लो टू टू डिफाइनिंग पिलर्स ऑफ क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लासिकल मतलब फेज 1 फेज 2। पहला क्या है? पहला है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, जो फेज 1 था। सेकंड क्या था? प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जब पोस्ट कॉर्ड। तो इन दोनों को इसने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। सो इट वाज रेडिकल बिकॉज इट हैज रिजेक्टेड पर्टिकुलर डाइकोटोमी एंड रिगार्डेड डिसीजन मेकिंग एज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनका ऐसा मानना था, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर है, ठीक है, वो क्या है आपका? वो है डिसीजन मेकिंग। ओके, सो साइमन रेफर्ड क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज स्लोगन, मिथ और प्रोवर्ब। तो इन्होंने बोला कि जो क्लासिकल अप्रोच है फेज 1 और फेज 2, इट इज मियर मतलब नामात्र ये स्लोगन है, ठीक है, मिथ है, झूठी बातें हैं, ठीक है, फॉल्स बातें हैं, और ये प्रोवर्ब है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। द साइंस ऑफ पीए थ्री प्रॉब्लम्स। तो ये जो है इसको लिखा गया था रॉबर्ट डहल के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट डहल के द्वारा। सो ये जो ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है थ्री प्रॉब्लम्स इन द इवोल्यूशन ऑफ सीरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो साइंस ऑफ पब्लिक एड में क्या क्या तीन प्रॉब्लम? पहला प्रॉब्लम है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूडिंग नॉर्मेटिव कंसिडरेशन, मतलब कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रेम नहीं कर सकते यदि आप वैल्यू एस्पेक्ट को या नॉर्म को आप क्या करते हो? इग्नोर करते हो। ओके, सेकंड है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट फ्रॉम द स्टडी ऑफ पीए। इसका मतलब ये हुआ कि आप साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप नहीं कर सकते, ओके, until and unless you will not accommodate human element। और थर्ड क्या है? नैरो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, यानी कि जो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी लिखी जा रही है, ठीक है, दैट इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्यू कंट्रीज। फॉर एग्जांपल अमेरिका में आया था, क्या कहते हैं, वुडरो विल्सन। ओके, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, तो ये दो तीन कंट्री है, ठीक है। इसके स्टडी के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि दिस थ्योरी आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ओके, तो जब तक किसी थ्योरी का आप कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करते हो, आप क्रॉस कल्चरल स्टडी नहीं करते हो, क्रॉस स्टडी नहीं करते हो, ओके, तब तक आप उस थ्योरी को यूनिवर्सल नहीं मान सकते। ओके, तो पहला क्या है? पहला है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूडिंग नॉर्मेटिव कंसिडरेशन। सो दिस प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम द ओके, फ्रॉम द फ्रीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूडिंग नॉर्म। ओके, नॉर्म। सो डहल का आंसर, ठीक है, वैल्यू, नॉर्म मतलब वैल्यू, तो वैल्यू कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपका यदि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ फैक्ट बेस्ड है, ठीक है, तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। So science of administration faces the problem of excluding value component. Okay, scientific means to achieve efficient must be founded by some clarification of end, मतलब कि आपको ये तय होना चाहिए कि आपका एंड क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पहले से डिसाइड होना चाहिए। सो साइमन ने एक कॉन्सेप्ट दिया फैक्ट वैल्यू, ठीक है, फैक्ट वैल्यू, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि फैक्ट वैल्यू डिसीजन होना चाहिए, बट साइमन, ठीक है, बिलीव दैट, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट ओनली। सो दिस व्यू वाज नेगेटेड बाय डहल। तो पहले क्या हुआ? पहले साइमन ने बोला कि डिसीजन शुड बी फैक्ट बेस्ड, बट बाद उन्होंने बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है दैट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट ओनली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि नॉर्म जो वैल्यू है, वैल्यू को आप क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। ओके, तो इसी व्यू को मतलब क्या कहते हैं, हाईलाइट किया गया डहल के द्वारा। ओके, सेकंड है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। So second problem arises from the fact that science of administration must be a study of certain aspect of behavior. So Dahl criticized the machine concept of organization. Dahl का कहना था कि study of administration must embrace the whole psychological man, ठीक है। So human element जैसे कि socio psychological are variable in nature, ये अलग अलग होता है, ठीक है, हर human का अलग social need होता है, अलग psychological need होता है। ओके, so it is difficult to bring about science of administration, okay, which embraces the whole psychological man। तो ये criticism डहल का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है नैरो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो रिफॉर्मिंग टू स्टडी ऑफ पीए इन यूएसए, ठीक है। तो डहल ने कहा कि भाई नैरो एंड पैरोकियल नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल परस्यूट, ठीक है, यानी कि आप सिर्फ क्या था, आपने पढ़ा था वुडरो विल्सन जो था, वुडरो विल्सन का जो एसे आया था उसका बैकग्राउंड क्या था कि अमेरिका के अंदर एस्पॉइल सिस्टम प्रिवेल कर रहा था। तो एस्पॉइल सिस्टम को एड्रेस करने के लिए लाया गया साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय वुडरो विल्सन। ओके, अब अमेरिकन एक्सपीरियंस को मतलब एक अमेरिकन एक्सपीरियंस के आधार पे सेम थ्योरी को रेप्लिकेट करना अदर प्लेस में, ये कहीं ना कहीं क्या है, आपको नैरो मतलब नैरो पर्सपेक्टिव को दिखाता है। तो ये जो आपका अप्रोच है काफ़ी नैरो है, पैरोकियल है। ओके, पैरोकियल है। सो रिफॉर्मिंग टू स्टडी ऑफ पीए इन यूएस है, ठीक है, डहल ने कहा इसके आधार पे कि इट वाज नैरो एंड पैरोकियल नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल परस्यूट।
सो डहल ने ये कहा कि देयर इज टेंडेंसी टू इनंसिएट यूनिवर्सल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन फ्यू एग्जांपल ड्रॉन फ्रॉम लिमिटेड नेशनल एंड हिस्टोरिकल सेटिंग, ठीक है। सो डहल के अनुसार देयर में बी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस, बट एडमिनिस्ट्रेशन ओके बट दिस कैन नॉट बी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर, क्या मतलब फॉर ऑल, ओके। फॉर एग्जाम्पल हेनरी फाइव ने पोस्टुलेट किया 14 प्रिंसिपल को, दैट वाज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एट एसए कमेंट्री फॉर चैम्बर बोल्ट। ये एक फैक्ट्री था जहाँ पे ये काम करते थे इंडस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ के एक्सपीरियंस के यहाँ पे इन्होंने मतलब 14 प्रिंसिपल लिखा, बट दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट इनफ टू बी टैग्ड द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाई, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन नैरो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, सो दे आर पैरोकियल एंड प्रोविंशियल। तो डहल के अनुसार जो ट्रू साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस नेशनल स्टडीज। गुड, गुड, गुड। So some of the work related to behavioral approach during this paradigm were the study of bureaucracy, that was Robert Martin, ठीक है, पीटर ब्लाउ एंड अदर स्कॉलर्स, ओके। तो इन्होंने यूज किया, ठीक है, इन्होंने यूज किया विभिन्न ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को। डगलस एम ग्रेगर, क्रिस आर्गडिस, रेंसिस लिकर्ट, वॉरेन बेनिस और अदर इन्होंने वर्क किया, ठीक है, ऑन ह्यूमन रिलेशन रिसर्च पर्टेनिंग टू मोटिवेशन एंड इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। तो मोटिवेशनल स्टडीज यूजिंग बर्नार्ड और इक्विलिब्रियम मॉडल, ठीक है। इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग स्टडी ये एम्फेसाइज करता है प्राइमरली और कोग्निटिव प्रोसेस, ये फोकस करता है रैशनल कंपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इसके ऊपर फोकस करता है। सो डिकेड ऑफ 1960 और 70 इज नोन फॉर 3 थिंग्स, ठीक है, कॉम्पिटिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ व्हाट इज कॉम्पिटिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ये सिंपली क्या है कि आपको कंपेयर करना है अमेरिकन सिस्टम से वर्ल्ड के सिस्टम को। सो जो 60s कह रहा है, यहाँ पे 2 मेजर डेवलपमेंट होता है, राइज एंड फॉल ऑफ सीपीए, ओके। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो इस दौरान क्या होता है कि देयर वर नंबर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज इमर्ज्ड इन 1940-50, मतलब 1940-50 के आसपास। आपको याद होगा ये फेज डीकोलोनाइजेशन का भी फेज है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज क्या हो रहा है, डीकोलोनाइज हो रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट हो रहा है। इसके अलावा जो एस्ट वाइल यूएसएसआर है जो अब ब्रेक हो गया, ठीक है, आफ्टर कोल्ड वॉर, तो दे एडवोकेटेड फॉर फिलोसफी ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब सोशलिस्ट बेस्ड होता है, ठीक है, बट वेस्ट स्पेशली यूएस ट्राई टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है, बट वेस्ट चाहता है कि कम्युनिज्म के स्प्रेड को हम क्या करें, तोड़े, ब्रेक, मतलब प्रिवेंट करें। सो यूएसए ने विदाउट एनी कंडीशन जो है डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करना शुरू किया, दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल सपोर्ट, ओके। बट इस एलोकेशन के बावजूद भी डेवलपिंग कंट्री का जो कंडीशन है वो सुधर नहीं पाया, ठीक है, तो दे फेल रिपीटेडली। So CPA and development administration, okay. So to ensure success of developing countries, the West began to take up initiative to understand the administration of developing countries. Clear है? तो फिर वेस्ट ने क्या किया, रिसर्च करना शुरू किया कि भाई जो डेवलपिंग कंट्री वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि इनको फंड तो दिया जा रहा है बट इसके बावजूद भी ये मतलब प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पा रहे। तो 1960 में क्या हुआ, जो कॉम्पिटिटिव एक ग्रुप रहेगा जिसका नाम था कॉम्पिटिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, ठीक है, एंड दिस ग्रुप वाज चेयर्ड बाय फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, ओके। सो इस ग्रुप का मेन पर्पस ये था कि इस ग्रुप में मतलब कि वेस्ट ने प्रेस्क्राइब किया डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप अडॉप्ट करें वेस्टर्न मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, ओके, सिस्टम को, और इसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्लियर है। सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, दैट इज सबसेट ऑफ सीपीए, यानी सीपीए का सबसेट है ये, और ये मेनली डील करता है डेवलपिंग नेशन ऑफ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बारे में, ओके। इसके अलावा ये एज्यूम करता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एफिशिएंट और रैशनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऐसा मानता है कि वास्ट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन रिकंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्ट कुड बी अडॉप्टेड टू सूट द स्पेसिफिक नीड ऑफ डेवलपिंग एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यानी कि वेस्ट के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ओके, और उसके पास रिकंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज है, ओके। तो उस नॉलेज को आप यदि यूज करें तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री कंडीशन को आप बेटर कर सकते हैं, ऐसा बोला गया, ठीक है भाई, ऐसा प्रपोज किया गया। So DA, it was thought that institution imitation could result, okay, or produce result that is, okay, result of developing countries, namely efficiency, okay, increased nationality and, okay, खैर। So it was thought that ऐसा माना गया कि जो इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इमिटेशन मतलब इंस्टीट्यूशनल तरीके कॉपी करना, इमिटेट मतलब कॉपी करना होता है, ठीक है, इट विल प्रोड्यूस रिजल्ट ऑब्टेन इन डेवलपिंग कंट्रीज, नेमली एफिशिएंसी इंक्रीज एंड रैशनलिटी। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप वेस्ट के मॉडल को इमिटेट करते हो, मतलब अडॉप्ट करते हो,
तो डेवलपिंग कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर क्या होगा, उनके अंदर फ़ायदा ये होगा कि इन कंट्रीज़ का एफिशिएंसी बढ़ेगा, ये रैशनैलिटी यहाँ पे बढ़ेगा, और भी बहुत सारे जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो बढ़ेगा। ओके, सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि बाय 1960 इट बिकेम एविडेंट दैट एक्सटर्नली इंड्यूस्ड मॉडर्नाइजेशन हैव फेल्ड टू सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलपमेंट। यानी कि जो बाहर के द्वारा जो फंडिंग किया जा रहा है, ठीक है, उसके आधार पर आप मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हो, तो ये थियोरी क्या हुआ, फेल हो गया। सो डीए मॉडल केम अंडर सीवियर क्रिटिसिज्म, ठीक है, फ्रॉम बोथ रेडिकल एंड कंजर्वेटिव क्रिटिक्स। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो डीए मॉडल है उसको, डेवलपमेंट हिस्ट्री मॉडल को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। फिर हम इंटर कर गए पैराडाइम 5 के अंदर। अब पैराडाइम 5 में क्या होता है, एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पैराडाइम 1 और 2 में डेवलप हुआ है, ठीक है। तो पैराडाइम में 1 में क्या है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पॉलिटिकल डाइकोटोमी, और पैराडाइम 2 के अंदर क्या है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यानी पोस्ट कॉर्प। ओके, तो इन दोनों को क्रिटिसाइज किया जाता है एनपीए के द्वारा। तो एनपीए जो है, इन लेट 1960 सम ऑफ द यंगर जनरेशन अमेरिकन स्कॉलर्स, ओके, इन्होंने पायनियर किया अ न्यू मूवमेंट इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एनपीए। सो ये जो यंग स्कॉलर है, ये गैदर हुए मिनो ग्रुप एक जगह है वहाँ पर, ओके, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाइट वाल्डो, और इन्होंने क्रिटिकली रिव्यू किया रिलेवेंस ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट पोजिंग चैलेंज। ओके, यानी कि इन्वायरमेंट के चेंज होने के कारण जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है, चैलेंज बढ़ रहा है, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, इसको उन्होंने क्रिटिकली रिव्यू करना शुरू किया। तो इस कॉन्फ्रेंस को हम बोलते हैं मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, और ये सितंबर 1968 में हेल्ड हुआ था। तो मिनोब्रुक हर एक 20 ईयर पे हेल्ड होता है। मिनोब्रुक वो 1968 में हुआ था, सेकंड हुआ था 1988 में, थर्ड हुआ था 2008 में, और फोर्थ कब होगा, 2028 में होगा। सो मिनोब्रुक जो 1 हुआ था, इसमें 2 वॉल्यूम पब्लिश किए गए। पहला वॉल्यूम था टुवर्ड्स एनपीए, मतलब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971, इसको लिखा गया था फ्रैंक मरीन के द्वारा। दूसरा है कि पीए इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971, इसको एडिट किया था वाइट वाल्डो के द्वारा। ओके, सो इट हेराल्डेड, मतलब यहाँ से शुरुआत होती है एक नए ब्रांड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके, सो मेजर डेवलपमेंट इन द एरा ऑफ 1970 और 80 वेयर क्या क्या डेवलपमेंट है? पहला है न्यू राइट फिलोसफी, सेकंड क्या है पब्लिक चॉइस अप्रोच, थर्ड है क्रिटिकल थ्योरी, फोर्थ है ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो, फिफ्थ है न्यू लिबरल फिलोसफी, सिक्स्थ है न्यू सीपीए। सो क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है, क्रिटिकल थ्योरी क्या होता है देखिए। तो क्रिटिकल थ्योरी होता है कि इसको इलेबरेट किया गया फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थ्योरी, ठीक है, थ्योरी के द्वारा इन जर्मनी। इसका मेन प्रोपोनेंट है जर्गन हबरमास और क्लॉसऑफ। ओके, तो क्रिटिकल थ्योरी ये कहता है कि देवर हाईली क्रिटिकल ऑफ वेबेरियन पैराडाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वेबर के बहुत ज़्यादा, वेबर का जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है उसके ये बहुत अगेंस्ट है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि टॉप डाउन अप्रोच नहीं होना चाहिए, रिजिड अप्रोच नहीं होना चाहिए, मैकेनिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके खिलाफ था ये जो वेबेरियन थ्योरी का मेन अप्रोच है। तो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी का मेन अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच, रिजिड अप्रोच, मैकेनिस्टिक अप्रोच और रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच। तो इसके अगेंस्ट थे ये। सो इन्होंने बोला कि देयर शुड बी अल्टरनेटिव अप्रोच दैट शुड बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट क्या है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेकंड है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ, ओके, सोशल रिलेशनशिप, और थर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इन्होंने बोला कि जो भाई ये जो मतलब वेबर का जो अप्रोच है टॉप डाउन, रिजिड, मैकेनिस्टिक और रेस्ट्रिक्टेड अप्रोच, ओके, इसको रिप्लेस करके एक अल्टरनेटिव अप्रोच होना चाहिए दैट शुड बी बेस्ड ऑन ह्यूमनाइजेशन ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ओके, और इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन। सो क्रिटिकल थ्योरी बात करता है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अमंग ह्यूमन बीइंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब देयर शुड बी नो हायरार्की, फ्लैट हायरार्की की बात करता है। ये प्रमोट करता है सिस्टमैटिक रैशनैलिटी अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन रैशनैलिटी। ओके, ये प्रमोट करता है ये फोकस करता है गोल के ऊपर, मतलब गोल शुड बी सैक्रोसेंट, मतलब एम्फेसिस वाज गिवन टू एनी गोल, ठीक है, sorry, to goal which is referred as thematization of organization. Okay, so it was concerned the concern was to define a role, status and future of public administration. Second था NRP, न्यू राइट फिलोसफी और पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो ये दोनों एडवोकेट करता है स्मॉल स्टेट एंड मार्केटाइजेशन की बात करता है, ठीक है। तो ये कैपिटलिज्म की बात करता है, बोलता है कि स्टेट का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। ओके, सो इनका 2 मेजर फोकस है। पहला है देयर वर 2 मेजर डेवलपमेंट इन दिस बैकग्राउंड। पहला है ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो, सेकंड है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2, यानी कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2। ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो इन 1983 स्कॉलर्स फ्रॉम वर्जीनिया स्कूल ऑफ पॉलिटेक्निक, ये अंडर लीडरशिप ऑफ जॉन रोड, ठीक है, जॉन रोड एंड मतलब गुडसेल, वैम्सली, वाइट एंड वॉल्फ, इस सब के अंडर में क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं। ओके, सो दे एडवोकेटेड टाइप ऑफ व्यू, ओके,
which contradicted PCA, public choice approach, NRP यानी small state and marketization, and prepared a manifesto that is called Blacksburg Manifesto. तो ये manifesto कहता है, ठीक है, डिफाइन करता है रोल एंड स्टेटस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ स्टेट, और इनका पोजीशन ये रहता है कि पीए शुड बी ट्रीटेड एज, ठीक है, ट्रीटेड एज फोर्थ ऑर्गन, ठीक है, फोर्थ ऑर्गन, जैसे कि गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो फोर्थ ऑर्गन ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो में। सो ब्यूरोक्रेसी शुड नॉट नॉट ट्रीटेड एज मोर सबऑर्डिनेट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जैसे ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है कि अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करना, तो बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ट्रीटेड एज ऑटोनोमस बॉडी अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन administration should be separate body or autonomous body. So bureaucracy may fail due to some inadequacy and deficiency, but it should not be neglected, ठीक है, neglected, it should be reform, इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ब्यूरोक्रेसी नीड भी है, ठीक है, बट ब्यूरोक्रेसी शुड बी ओवरहॉल्ड, ओके। So instead of rolling back of a state, it advocated for big state, large state with certain reform, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो में बोला गया कि इसको, ओके, स्कॉलर्स स्टिल बिलीव इन स्टेट लेड पैराडाइम ऑफ वेलफेयरिज्म, यानी कि बिग स्टेट होना चाहिए और स्टेट के द्वारा हर वेलफेयर एक्टिविटी को फुलफिल करना चाहिए, ओके, बट दिस आर्गूमेंट वाज नॉट रिसीव्ड वेल एंड दैट वाज नॉट मोर सस्टेनेबल। फिर एनपीए टू 1988 में होता है, एनपीए टू, तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये डिफाइन करता है रोल्स, स्टेटस एंड फ्यूचर विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको मिनट 2 बोलते हैं। सीपीए मतलब कॉम्पिटिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने पढ़ाया था ना, क्रॉस कल्चरल, क्रॉस नेशनल स्टडी। सो ट्रेडिशनल सीपीए जो है उसका फेज है 1950 to 60, ठीक है, और इट वाज फैक्ट बेस्ड, ठीक है, बट बाय 1960 द फिटिलिटी ऑफ दिस अप्रोच वाज एस्टैब्लिश्ड, सीपीए का जो अप्रोच था एस्टैब्लिश हो गया। सो स्ट्रेंथ, फैक्ट एंड थ्योरी बिकेम नेमेसिस बिकॉज ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ थ्योरेशन। सो रिवाइवल ऑफ सीपीए, अल्टीमेटली सीपीए को रिवाइव करना पड़ा। So revivalist movement of CPA was initiated under leadership of Ferrell Hadley, Charles D. Goodenough, O.P. Dwivedi and others. इसके द्वारा CPA को रिवाइव किया गया, ठीक है, 80s में, ओके। So revival of CPA 1980. Revival of CPA was materialized into resulting of CPA, which came to be referred as new CPA. तो ऐसा माना गया कि without comparison one can never bring about science of administration, okay. इसके अलावा ये भी बोला गया कि अंडर द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यू सीपीए, ओके, हैज अ लॉट्स ऑफ ग्राउंड फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो न्यू सीपीए प्रपोज्ड बाय चार्ल्स टी गुडसेल वाइड इन द स्कोप ऑफ स्टडी। मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1980, एक आया था न्यू, तो क्या क्या आया था, एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, न्यू पब्लिक सर्विस, ओके, न्यू लिबरल पैराडाइम, ओके, इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। व्हाट इज एनपीएम? तो एनपीएम जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इट ब्राउट अबाउट वन एक्सट्रीम टू अदर, दैट इज फ्रॉम अ स्टेट ऑफ वेस्टेज एंड पिल्फरेज टू हाईली प्रोडक्टिव मार्केटाइज्ड स्टेट। तो ये मार्केटाइज्ड स्टेट को एडवोकेट करता है, ओके। सो द सब्जेक्ट इंक्लूड कंपैरिजन ऑफ इंट्रानेशनल, सब नेशनल एंड क्रॉस नेशनल फॉर एनालिसिस। इसके अलावा एनपीएस, न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच, तो ये एडवोकेट करता है कि एफिशिएंट स्टेट अलोंग विथ कैरी इथोस एंड वैल्यू इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डेनहार्ट ये पब्लिश करता है न्यू पब्लिक सर्विस नॉट स्टीयरिंग। तो एनपीएस जो है इसका सेंट्रल रोल क्या है, इसका सेंट्रल रोल है गवर्नमेंट एज ए सर्विस, मतलब गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है, सर्विस को प्रोवाइड करना होता है। नियो लिबरल प्रैग्मेटिक अप्रोच, तो वर्ल्ड बैंक ने मिड 90s में रियलाइज़ किया कि ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट कैरिंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब ग्रोथ का फायदा सोसाइटी के सभी सेक्शन को नहीं मिल पा रहा है, यानी ग्रोथ का नेचर क्या है, इक्विटेबल नहीं है। सो इन्होंने एडवोकेट किया कि रीडिफाइनिंग मीनिंग ऑफ ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ की मीनिंग को रीडिफाइन करो। एडॉप्शन ऑफ नियो लिबरल प्रैग्मेटिक अप्रोच, कैसा अप्रोच, नियो लिबरल प्रैग्मेटिक अप्रोच। सो नियो लिबरल प्रैग्मेटिक अप्रोच जो होता है, ठीक है, नियो लिबरल प्रैग्मेटिक अप्रोच एनएलपीए, it is concerned with model of growth, okay, growth, so there should be absence of inclusivity, ठीक है, inclusivity मतलब ऐसा ग्रोथ नहीं होना चाहिए जहाँ पे inclusivity नहीं हो और जहाँ पे ग्रोथ का पैटर्न क्या हो, अनसस्टेनेबल हो, तो इन दोनों को लेकर ये कंसर्न रहता है, ठीक है। सो इन इंडिया बिफोर एलपीजी रिफॉर्म ग्रोथ रेट वाज स्लो, ओके, सो दैट इज कॉल्ड
हिंदू ग्रोथ रेट, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय राज कृष्ण इन 1978। ये क्वेश्चन यूपीएससी पीटी पूछा है, ठीक है, कि व्हाट डू मीन बाय हिंदू ग्रोथ रेट एंड व्हाट इज द हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू ग्रोथ रेट। सो इंडिया अडॉप्टेड एलपीजी इन 1991, आपको पता है, ठीक है, कि इंडिया के अंदर एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। Consequently, the growth had picked up, ठीक है, बट what are the negative impact of LPG in India? तो पहला इम्पैक्ट तो ये है कि ग्रोथ के कारण जो है अमीर गरीब के बीच का डिवाइड बढ़ गया, डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी के बीच का डिवाइड बढ़ गया। सेकंड ये है कि ग्रोथ लैक क्वालिटी, मतलब क्वालिटी नहीं है ग्रोथ में। सेकंड क्या है, सेकंड इज क्लीवेज बिटवीन रिच एंड पुअर हैव ग्रोन मेनी फोल्ड, मतलब गरीब अमीर के बीच का डिवाइड और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। तो कंक्लूजन ये है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ द वर्ल्ड बैंक prescribed NLPA, ठीक है, NLPA should be followed. Okay, so India adopted मतलब various things. For example, India adopted inclusive policy in 12 5-year plan. Okay, इसका थीम क्या है, इसका थीम है टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर सस्टेनेबल ग्रोथ। ये क्वेश्चन पीटीए पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट का एक एजेंडा है कि सबका साथ सबका विकास। ओके, so evolution part has been completed, historical evolution part. In the next video we will cover about paradigm of public administration, निकोलस हेनरी, ये भी पूछता है, हेनरी। बाकी यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो यू मे सब्सक्राइब द चैनल, यू मे लाइक द चैनल, यू मे फॉरवर्ड द वीडियो, ओके, वीडियो। और आप अच्छे से कमेंट भी करें, आपको और कौन सा टॉपिक वीडियो बनवाना है, जिस टॉपिक पे आपको डाउट हो, ठीक है, यू मे कमेंट इन यूट्यूब, ओके, यूट्यूब कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू वांट टू सबमिट द आंसर, द क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप सबमिट कर सकते हो t.me ऋषभ IAS अकेडमी। ओके, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पे आंसर को सबमिट कर सकते हो। योर आंसर विल बी चेक एंड प्रॉपर फीडबैक विल बी अवॉर्डेड। सो थैंक यू।